जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 39। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? होम असाइनमेंट आपको दी गई थी केस स्टडीज़ की, केस स्टडी डिस्कस करेंगे। लेकिन दो केस स्टडीज़ हमारी पेंडिंग थी, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। आज सिर्फ चैप्टर 12 की केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 13 की केस स्टडी कल के लेक्चर में करेंगे। क्योंकि आपको पता है आज जुम्मा है, तो जुम्मे को हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, ताकि जुम्मे की नमाज से एक रीज़नेबल टाइम पहले हम लेक्चर को कंक्लूड कर सकें। तो क्वेश्चन की तादाद, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम उसका वो कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है। 50% कल स्टडी किया था, रिमेनिंग हाफ उसका हमने आज स्टडी करना है। ये एसी ऑन कर दीजिएगा जी, ठीक है, ये ऑन कर दे, ये ऑफ कर दे, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑन कर दे। स्टार्ट करें जी केस स्टडीज। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 10 चैप्टर 12 का है जी। क्या करने वाले? रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस वेदर गुल इज बाउंड टू शेयर द प्रॉफिट्स एज डिमांडेड बाय रजा एंड समी। बताना है कि क्या गुल को प्रॉफिट शेयर करना है जो रजा और समी ने डिमांड किया या नहीं। जी क्या जी? गुल, रजा एंड समी आर पार्टनर्स इन जीआरएस गारमेंट्स। जीआरएस में पार्टनर्स है। Raza discovered that a supplier MP offers reasonable rates for consumable stores and put forth a resolution that MP should be included in the firm's list of suppliers. रजा ये कह रहा है कि जी MP को लिस्ट ऑफ सप्लायर्स में इसका नाम इंक्लूड किया जाए। MP is owned by Gul and managed by his brother, but Gul did not disclose this fact. मुझे बताइए, फर्म के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हो जिसमें पार्टनर का कोई इंटरेस्ट हो, कोई फायदा हो, पार्टनर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन में कनेक्टेड हो, तो क्या पार्टनर को बताना चाहिए या चुप रहना चाहिए? फिर से सुन लीजिए क्योंकि अहम बात है। अगर फर्म के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उस ट्रांजैक्शन में कोई पार्टनर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका बेनिफिशियरी है, तो क्या उस पार्टनर को ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कंसेप्ट याद रखे, पार्टनरशिप में भी है, ये कंपनी में भी है। कंपनी लॉ जब हम पढ़ेंगे उसमें ये कंसेप्ट आएगा, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम कह देते हैं डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो क्या पार्टनर को अपना इंटरेस्ट किसी ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज करना चाहिए? इसका जब अगर डिस्क्लोज नहीं करता तो वो इसका मतलब है कि उसने गलत किया, और इसकी सजा क्या मिलेगी उसे? कि उस ट्रांजैक्शन पे अगर कोई बेनिफिट हुआ तो उसे वापस करना पड़ेगा। याद रखिए, अहम चीज ये नहीं है, दो चीजें मुख्तलिफ हैं। एक चीज है कि ट्रांजैक्शन में पार्टनर का इंटरेस्ट होना, और दूसरी चीज है ट्रांजैक्शन से कोई नाजायज फायदा उठाना, गलत फायदा उठाना। दोनों चीजें, अगर आप कोई गलत फायदा नहीं भी उठाते ना, फिर भी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना लाजमी है। जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई किया है फर्म को एक पार्टी ने, रॉ मटेरियल जिसने सप्लाई किया है वो पार्टनर की स्पाउस है, उसकी कंपनी है, क्या पार्टनर को ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए? चाहे मार्केट रेट पे सामान सप्लाई करें फिर भी डिस्क्लोज करना चाहिए, फिर भी करना चाहिए, चाहे मार्केट रेट पे क्यों ना सप्लाई किया हो। मार्केट भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमाती है ना, इसका मतलब प्रॉफिट तो कमाया हुआ है, चाहे नॉर्मली सही, चाहे रूटीन का ही सही, गैर जरूरी प्रॉफिट नहीं भी कमाया स्टिल। तो ये डिस्क्लोज करना असूल याद रखिएगा, कंपनी लॉ में भी असूल आएगा। तो यहां पे अब क्या सिचुएशन है कि अच्छा, इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई एमपी जो सप्लायर है उसका नाम लिस्ट में शामिल करना, यानी आइंदा से इस सप्लायर से चीजें खरीदनी है, ये बात उस पार्टनर ने नहीं की जिसका इंटरेस्ट है, किसी दूसरे पार्टनर ने की, ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फेयर ग्राउंड पे उसकी सिलेक्शन की गई होगी, कोई बायस या कोई अनड्यू फेवर तो नहीं दी होगी। क्या स्टिल इस रिलेशन को डिस्क्लोज करना लाजमी है? स्टिल इस रिलेशन को डिस्क्लोज करना लाजमी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ड्यूटी थी ना, क्या थी पार्टनर की ड्यूटी? कि वो डिस्क्लोज करे अगर उसका इंटरेस्ट है। ड्यूटी टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ड्यूटी टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर नहीं किया डिस्क्लोज। कैसे पता चला नहीं किया? गुल डिड नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट। अब क्या करे? वेदर जीएल इज बाउंड टू शेयर द प्रॉफिट एज डिमांडेड बाय रजा एंड समी। यस, हाँ, लेकिन कौन सा? अब पूरा नहीं, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट
जो जीआरएस के साथ हुई है। सारा नहीं, सारा भूखा मरना उससे क्या, सारे से ताल्लुक भी नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं, लीगल पॉइंट। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नहीं सब ठीक है, आसान समझ आ गया। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का बात समझ आ गई। कंपनी लॉ में जब ये बात आएगी तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, पार्टनरशिप में पढ़ी थी तो आपने याद आ जाएगा आपको। ओके वहां पे इसका नाम क्या बोला, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। यहां पे इसका नाम क्या बोला, डिस्क्लोजर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट 11 करें जी स्टार्ट डिस्कशन। ओके Under the provisions of Partnership Act 1932 state the amount of interest if any payable to each partner। अब ये किस वाले राइट या ड्यूटी पे बेस कर रहा है, इंटरेस्ट वाले। तो देखते हैं। On 1st July 2016 Abid Rizwan and Salman started a partnership business and contributed ₹200,000 each toward the firm's capital। हर एक ने स्टार्ट किया, पार्टनर बना और 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। They also agreed to share profits in equal proportion। उन्होंने कहा जी प्रॉफिट भी इक्वली होगा सबका, अच्छी बात है। कैपिटल भी इक्वल और प्रॉफिट भी इक्वल, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो की बेस पे डिसाइड होती है। तो कैपिटल इक्वल है तो प्रॉफिट रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए। गलत है ये बात, क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कुछ भी हो सकती है, ये भी कुछ भी हो सकती है। कैपिटल कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कुछ भी हो सकती है, दोनों इंडिपेंडेंट है। जैसे लॉस शेयरिंग का लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसी तरह कैपिटल शेयरिंग का प्रॉफिट शेयरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कोई कंपनी कैपिटल शेयर ना करे और प्रॉफिट ले, हो सकता है लॉस शेयर ना करे और लायबिलिटी हो सकता है, यस हो सकता है। तो यहां पे इक्वल शेयर। ओके डन। आबिद इन एडिशन टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन पेड ₹1 लाख टू वन ऑफ द सप्लायर एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। कैपिटल के अलावा आबिद ने पैसे दिए। कैपिटल के अलावा जो पैसे दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवांस कह ले, लोन कह ले, ठीक है, कुछ भी कह ले, एक्स्ट्रा पैसे हैं। ये जो एडवांस है या लोन है इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मेरा ख्याल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एग्री नहीं हुआ, लिखा तो नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट एडवांस पे इंटरेस्ट मिलता है, कितने रेट पे, और कैपिटल पे कैपिटल पे बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ अगर एग्री हो फिर मिलता है। चलिए बहरहाल ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन देयर कैपिटल। भाई एग्री हुआ है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 8%, तो अब कितना 6% मिलेगा या 8%? 8%। However during the year firm incurred a loss of ₹80,000। अजीब बात, जो एग्री किया वो नहीं मिलना, जो नहीं किया वो मिलना है ना। अजीब केस स्टडी। जो एग्री किया है वो नहीं, और जो नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्री किया है लेकिन नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्री करना भी जरूरी है, प्रॉफिट होना भी जरूरी है। लॉस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं मिलना, जीरो। एग्री करते हैं, जीरो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों नहीं मिलना? एग्री तो हुआ था। लॉस है तो क्या हो, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलता है जब प्रॉफिट हो, लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। अच्छा इंटरेस्ट ऑन एडवांस या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो एग्री हुआ ही नहीं। पूरे क्वेश्चन में जिसका जिक्र नहीं है वो भी पे करेंगे। पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन एडवांस का जिक्र नहीं है, क्या वो भी पे करेंगे? क्योंकि लॉ ने बोला है। तो कितना करना चाहिए? 6%। शाबाश, ठीक है जी। कितनी अमाउंट हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 6,000। 6,000 हो जाएगी। लेकिन ये तो लॉस है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट दोनों में मिलेगा, और कैपिटल के ऊपर अगर हुआ तो फिर मिलेगा, और प्रॉफिट हुआ तो फिर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके डन, पक्का हो गया मेरा कंसेप्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट केस की तरफ चले। अगला देखते हैं कौन सा राइट और लायबिलिटी है। वैध राय। अच्छा, इन द लाइट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 9 डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ परवेज इन द अबव सर्कमस्टेंसेस। अभी बता देते हैं क्या राइट्स है।
उबैद, राहिल एंड परवेज वर पार्टनर्स इन द फर्म। ऑन सितंबर 1, 2009 परवेज रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से परवेज रिटायर हुआ। रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यूड द बिजनेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एज बिटवीन देम एंड परवेज। हाँ जी, परवेज तो रिटायर हो गया, उन्होंने अकाउंट सेटल नहीं किया। क्या राइट्स हैं उसके पास? राइट्स है, दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, या तो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट हासिल करता रहे या 6% के लिहाज से इंटरेस्ट हासिल करता रहे। सेफर ऑप्शन इंटरेस्ट की है फाइनेंशियली, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट अगर अच्छी फर्म है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, तो मोर बेनिफिशियल ऑप्शन प्रॉफिट वाली हो सकती है, प्रोवाइडेड फर्म अच्छा बिजनेस कर रही हो। तो दो ऑप्शंस लिखनी है, दोनों लिखेंगे कि एक लिखेंगे? हाँ, मिलेगी एक, लेकिन सामने तो दोनों ऑप्शन रखेंगे ना। ठीक, चले मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कोई जजमेंट या वैल्यूएशन नहीं करनी। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जो प्रॉफिट वाली ऑप्शन को पसंद करेंगे? ओके, चले ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, कुछ इन्वेस्टर जो है वो रिस्क को पसंद करते हैं, कुछ रिस्क को पसंद नहीं करते। बहरहाल चले, ये क्लियर हो गया जी। क्वेश्चंस तो हो गए। अब ये चैप्टर 12 के पेंडिंग थे, ये तो हो गए। अब चैप्टर 13 के भी थे, वो आज नहीं कर रहे, वो फिर करेंगे, कल करेंगे। लेकिन कंसेप्ट तो पढ़ना ही है, और वो तो पूरा करना ही है नॉर्मली। ये तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म, ये पढ़ना। अच्छा, ये लीगल पोजीशन ऑफ पार्टनर एक्सीड, कल के लेक्चर में मुझे बताइए, क्या आपको ये समझ लगे कि लॉ ने पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन कौन से एक्ट शामिल किए हैं? ये बात समझ आ गई? और कौन कौन से एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है, ये भी एग्जांपल याद कर ली। कौन कौन से एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है? ओके। कौन कौन से एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है? ओके। और ये वाला पॉइंट कि जो लॉ ने एम्प्लॉयड अथॉरिटी में पॉजिटिव या नेगेटिव लिस्ट दी है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ गया? एग्रीमेंट के जरिए से इन राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बात समझ आ गई? ओके। और फिर बाकी कंसेप्ट, ये बाकी का कंसेप्ट वही है जो कि हमने एजेंट वाले केस में पढ़ा था। डन? कोई प्रॉब्लम? हाँ, अगर मॉडिफाई कर दिया तो फिर वो एम्प्लॉयड नहीं, बिल्कुल वो एक्सप्रेस हो गई, तो कर सकते हैं। फिर मैं ये बता रहा हूं कि एम्प्लॉयड, जो लॉ ने एम्प्लॉयड अथॉरिटी दी है, उनको पार्टनर एग्रीमेंट में लिख के मॉडिफाई कर सकते हैं। जब मॉडिफाई कर देंगे तो फिर जाहिर एक्सप्रेस अथॉरिटी हो गई। लेकिन असल चीज ये समझने वाली नहीं है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी या एम्प्लॉय। असल चीज क्या है कि लॉ ने जो अथॉरिटीज दी, एग्रीमेंट के जरिए से उनको चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई लिस्ट पॉजिटिव में है, अगर कोई एक्ट पॉजिटिव लिस्ट में है, उसको नेगेटिव में लिख सकते हैं, और अगर कोई नेगेटिव में है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में दो लिस्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लॉ अक्सर दो लिस्ट लेता है मिसाल समझाने के लिए। कुछ एक्ट सुपरवीनिंग, जब उसने सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट बताना था तो कैसे समझाया? ये एक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में है, ये नहीं है। लॉ के समझाने का अंदाज है। अनडू इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट समझाया था किन, तो क्या बताया था? ये पॉजिटिव लिस्ट में बताई थी, इनमें अनडू इन्फ्लुएंस होगा इन रिलेशनशिप में, और साथ में नेगेटिव लिस्ट में थी, क्या इनमें नहीं होगा। उसी तरह यहां पे भी वो क्या कह रहा है कि हाँ जी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में यही एक्ट शामिल है और साथ में यही एक्ट शामिल नहीं है। डन? अब पढ़ रहे हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। और अब आप कहें सर ये तो हमने ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में पहला पॉइंट ये पढ़ा था, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, तो ये दोबारा लायबिलिटी क्यों पढ़ा रहे हैं? इसमें ट्विस्ट है। पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? वो था पार्टनर की एक दूसरे के साथ लायबिलिटी की, अगर फर्म डिफॉल्ट कर गई है, पैसे अदा किए किसी एक पार्टनर ने तो दूसरा वगैरह, पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ लायबिलिटी, रिलेशन टू वन एनदर। ये चैप्टर क्या बता रहा है? थर्ड पार्टी।
थर्ड वो था आपस में लाइबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल है, वो बिल्कुल कंसेप्ट है उधर ही है। ये कंसेप्ट ये क्या बता रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने थर्ड पार्टी के या फर्म का थर्ड पार्टी के साथ लेना देना हुआ तो उसमें पार्टनर्स का की क्या लायबिलिटी होगी, ये कंसेप्ट है। इसमें आप देखेंगे फर्म और पार्टनर की एक दूसरे के साथ लायबिलिटी है। फर्म है कलेक्टिव, पार्टनर है इंडिविजुअल पर्संस। इंडिविजुअल पार्टनर इंडिविजुअल पर्संस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा है कि पार्टनर और फर्म एक दूसरे के साथ इनकी लायबिलिटी कैसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड है ये हमें पता है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है ये हमें समझाएगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, केस स्टडी की एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। ये हमें क्या बता रहा है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। आपको एक जुमले में ना बता दूं कंसेप्ट समझाना क्या चाह रहा है, बाकी ज़ाहिर है जो लिखने पढ़ने के लिए उसने बताया हुआ है वो तो चलता ही रहेगा। तो सुन ले, पार्टनर के एक्ट्स के लिए क्या 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 बताना चाह रहा हूं, पार्टनर और फर्म की लायबिलिटी क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म। तो सुनिए, पार्टनर के एक्ट्स के लिए फर्म लायबल है, फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर लायबल है, खत्म कहानी। यहां पे क्या बता रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, वही तो करना है। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, पार्टनर्स की और फर्म की लायबिलिटी क्या है। फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर्स लायबल हैं, नहीं बात समझ आई ना। ये है जी फर्म, एक्सटर्नल वर्ल्ड ने फर्म के साथ डील करना है, ऐसा ही है। लेकिन फर्म के बैक एंड पे हैं पार्टनर ए बी सी, ठीक है जी। अगर पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, फर्म लायबल है, और फर्म अगर थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट, जब हम कहते हैं फर्म थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करी, इसका मतलब क्या होता है, फर्म तो खुद उसके हाथ में, इसका मतलब ये है हाँ जी कि तीनों में से कोई भी पार्टनर, जैसे सुनिएगा मिस्टर ए ने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्या उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद फर्म की जिम्मेदारी है। पार्टनर के, ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म लायबल। जैसे फर्ज कीजिए 10,000 रुपया लिया, लोन लिया, पार्टनर ने फर्म के लिए 10,000 रुपया लोन लिया, पर्सनल नहीं लिया, फर्म के लिए, फर्म पे करने के लिए लायबल है। ये क्या कंसेप्ट हुआ, पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म लायबल। अच्छा, अब जब ये फर्म का डेट बन गया तो इसका मतलब क्या है, सब का डेट बन गया, क्या सी इस डेट को पे करने के लिए लायबल है। ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर। फर्म का एक्ट कब बनता है, जब पार्टनर, यानी बेसिकली सिचुएशन क्या बन रही है, लोन ले ए रहा है और दे कौन रहा है, सी। भाई ए की लायबिलिटी सी तक कैसे पहुंची, ये समझने वाली बात है। स्टेप नंबर 1, ए के एक्ट्स के लिए फर्म लायबल है। स्टेप नंबर 2, फर्म के एक्ट्स के लिए लायबल है। यही वो बता रहा है। देखिए, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म को उसने कुछ 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म को कितने हिस्सों में डिवाइड किया। पहली हेडिंग क्या है, हेडिंग समझे, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, पार्टनर की, फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर की क्या लायबिलिटी है। और ये कौन सा कंसेप्ट है, फर्म की लायबिलिटी पार्टनर के एक्ट के लिए, रॉन्गफुल एक्ट। वैसे रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी लायबल है फर्म, और राइटफुल एक्ट के लिए भी। यहां पे फोकस रॉन्गफुल एक्ट का। यानी क्या कर रहा है ऊपर, फर्म ने जो काम किया पार्टनर लायबल है। यहां पे क्या बता रहा है, पार्टनर ने अगर कोई गलत काम किया फर्म लायबल है। जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल, गलत काम क्या हो सकता है, चोरी हो सकती है फर्म के पैसों से, मिस एप्रोप्रिएशन। अगर पार्टनर ने
फर्म में पैसे पड़े थे क्लाइंट के, पार्टनर ने चोरी कर लिया, जुए में हार गया, क्या फर्म वो पैसे वापस अदा करने की पाबंद है कस्टमर को? कस्टमर को फर्म्स लायबिलिटी फॉर, आप जो बैंक में पैसे जमा करवाए, उस ब्रांच का मैनेजर पैसे लेके निकल जाए, तो अगर बैंक ऑफ पंजाब है, क्या वो आपको पैसे देने का पाबंद है? अब तो बड़ा यस कर दिया आपने, क्यों? अब क्यों है? निकला तो वो है। आप कहेंगे सर हम उस ब्रांच मैनेजर को थोड़ी जानते हैं, हमने तो आपकी कंपनी का नाम देख के तो आपको पैसे दिए थे। उसी तरह अगर कोई कस्टमर पार्टनरशिप फर्म में आया, आपने जो कैशियर को दे दी फीस, कॉलेज का कैशियर था, कैशियर सारे दिन की फीस कलेक्ट करके फर्ज करे भाग गया, क्या कॉलेज आपको पाबंद है फीस देने का या पढ़ाने का? क्यों? वो तो पैसे लेके भाग गया। ये है कंसेप्ट कि रॉन्गफुल एक्ट अगर कोई पार्टनर करेगा तो फर्म उसके लिए लायबल होगी। ये क्या कंसेप्ट है? फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर लायबल। ये क्या है? पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए फर्म लायबल। रॉन्गफुल ऐसे लिखा, केस स्टडी बनती रॉन्गफुल की है। नहीं समझ आई बात? फिर इसके बाद ये क्या है? ये भी यही कंसेप्ट है, फर्म की लायबिलिटी, लेकिन रॉन्गफुल एक्ट की बजाय स्पेसिफिक एग्जांपल दी। कौन सी? मिस एप्लीकेशन। मिस एप्लीकेशन मतलब चोरी चकारी, पैसे या एसेट्स की चोरी चकारी। तो ये कंसेप्ट क्या बने? जरा कंसेप्ट फोकस कीजिए। ये कंसेप्ट क्या बना? फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर लायबल है, पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म लायबल है, पार्टनर के फ्रॉड के लिए फर्म लायबल है। फिर से फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर लायबल है, पार्टनर के गलत एक्ट्स के लिए फर्म लायबल है, पार्टनर के फ्रॉड के लिए फर्म लायबल है। डन? पार्टनर ने सफाई की, रियल केस बता रहा हूं थोड़ा सा चेंज करके, पार्टनर ने सफाई की और उसके बाद वो गीली टाकी फेर दी जमीन पे, साफ नहीं किया उसको, वो फर्श जो था वो चिकना हो गया, कस्टमर आया, गिरा, टांग टूट गई। रॉन्गफुल एक्ट किसका है? पार्टनर का ना। सफाई नहीं की उसने, या कम से कम नोटिस ही लगा देता कि फर्श गीला है, एहतियात से चले। टांग रॉन्गफुल एक्ट अच्छा ये फ्रॉड है कि रॉन्गफुल एक्ट है? रॉन्गफुल एक्ट है पार्टनर का। क्या अब केस पार्टनर के खिलाफ होगा कि फर्म के खिलाफ? क्या फर्म हर्जाना अदा करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए फर्म लायबल है। थर्ड पार्टी को तो फर्म हर्जाना अदा करेगी। फिर उसके बाद जब थर्ड पार्टी चली जाएगी ना, हाँ, तो जैसे मेहमानों के सामने बच्चे शरारत करें, तो मेहमानों के सामने वालदा क्या करती है? साइड लेती है, वजह कोई बच्चा है कि शरारत करता है। और जब मेहमान चले जाते हैं, ओए होए चित्रोल होती है ना। हाँ, तो यही पहले फर्म क्या करेगी? रॉन्गफुल एक्ट थर्ड पार्टी को भेजेगी राजी करके, चलो भैया तुम्हारा नुकसान हुआ, ये पैसे ले जाओ। और जब थर्ड पार्टी चली जाएगी, फिर पार्टनर को बुला, आ जाओ भाई अब नुकसान भरो। तो हेडिंग समझ आ रही? हेडिंग्स में फर्क समझ आ गया? बाकी कंसेप्ट समझ आ जाएगा बाकी बड़ा। हेडिंग में फिर से मुझे नहीं लग रहा समझ आई। कोई नहीं समझ आई? कोई नहीं आई समझ? नहीं 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 नहीं, नहीं। बताइए ये क्या कंसेप्ट कर रहा है? फर्म के एक्ट्स के लिए, यानी फर्म ने लोन लिया, पार्टनर अदा करेगा। फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर लायबल है, मतलब फर्म ने कोई पैसे अदा करने अगर तो पार्टनर अदा करेगा। कितने अदा करेगा? कौन करेगा? हर पार्टनर करेगा, पूरी अमाउंट करेगा। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है फर्म के एक्ट के लिए, यानी फर्म ने अगर लोन लिया तो हर पार्टनर लायबल है। किस हद तक? जॉइंट एंड सेवरल हद तक। ये क्या है? पार्टनर के गलत काम के लिए फर्म लायबल है। पार्टनर से गलती हो गई, फर्म लायबल है। ये गलती है। और ये क्या है? फ्रॉड है, ये जुर्म है। फ्रॉड के लिए भी लायबल है। अब जरा देखते हैं डिटेल। पहला कंसेप्ट क्या था? फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर लायबल है, तो क्या लायबिलिटी है? जॉइंट एंड सेवरल। हर पार्टनर लायबल है और पूरी अमाउंट पे करने का लायबल है। हर पार्टनर लायबल है पूरी अमाउंट पे, और अगर कोई पार्टनर अपने शेयर से ज्यादा पे कर देता है, लायबिलिटी रीइंबर्स कर रहा है। जरा पढ़ के देखें, यही लिखा हुआ है पहली लायबिलिटी में। अगर आई कैप क्वेश्चन में हेडिंग देके कहेगा एक्सप्लेन करो, तो ये दोनों पॉइंट लिख देंगे एक्सप्लेनेशन में, कि भूल जाएंगे तब तक। देखिए समझ आती है?
ये पहले ही पढ़ा हुआ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलें। दूसरा क्या है, फर्म्स लायबिलिटी फॉर पार्टनर्स रॉन्गफुल एक्ट। पार्टनर से कोई गलती हो गई, गलत काम हो गया, तो क्या फर्म लायबल है? बिल्कुल है, जैसे अभी एग्जांपल दी। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपने वही एग्जांपल, टांग टूटने वाली एग्जांपल फिट करनी है रॉन्गफुल एक्ट में। होगा क्या कि थर्ड पार्टी को कौन लायबल होगा, और विद इन दी फर्म फिर वो पार्टनर जो फॉल्ट। क्लियर होगी ये बात? सिंपल था। अब इसी एग्जाम्पल को, ये तो हो गया गलती, अब आ गया अगर पार्टनर कोई गलती करे फर्म लायबल है क्योंकि वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर पार्टनर कोई जुर्म करे, फ्रॉड करे, मिस एप्रोप्रिएशन करे, स्टोर से फीस जमा करवाई थी सारे दिन की, कैशियर लेके भाग गया, फर्ज करे कैशियर पार्टनर है, क्या फर्म पैसे वापस करने की या उसके बदले पढ़ाने की पाबंद है? ये है फर्म्स लायबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन। क्या फर्म इज लायबल टू थर्ड पार्टी कब? ए पार्टनर रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड मिस यूज इट। यानी पार्टनर ने स्टूडेंट से पैसे लिए और उससे जुआ खेल लिया, जुए में हार, तो मिस यूज इट, तो क्या फर्म लायबल है? कि फर्म ये कि भैया जिसको पैसे दिए थे वो तो उड़ गया, उड़ा दिए पैसे उसने, अब हमें दोबारा फीस दे, ऐसे होगा क्या? नहीं, इसमें थर्ड पार्टी को पता है या नहीं पता ये कंसेप्ट नहीं है, वो जब अथॉरिटी एक्सीड होती है तभी होता है, गलत काम के लिए नहीं। फिर द फर्म रिसीव्स मनी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड एनी पार्टनर मिसयूज इट व्हाइल इट इज इन द फर्म्स कस्टडी। भाई दोनों में फर्क क्या, छोटा सा फर्क है। स्टूडेंट आया पैसे दिए, पहले में क्या है, स्टूडेंट आया पैसे दिए, उसे फर्म के दराज में डालने से पहले ही अपनी जेब में डाल लिया। यानी ये ऊपर वाले कौन से पैसे हैं जो मिसयूज किए हैं, जो स्टूडेंट ने आके अभी अभी दिया। और पार्ट बी में कौन से वाले हैं, जो स्टूडेंट ने पूरे सारे दिन के दिए हैं, हमने दराज में रखे हुए हैं। वो शाम को पार्टनर आया, उसने दराज खोला, पैसे पड़े थे, जेब में डाल दिए। डायरेक्ट कस्टमर से पैसे लेके अपनी जेब में रख लिए, ये कौन से वाला केस है? पहला, फर्स्ट वाला। और सारे दिन की कलेक्शन दराज में पड़ी हुई थी, रात को आया, दराज खोला, पैसे पड़े थे, वो जेब में डाले, ये कौन सा केस? पैसे ये भी कस्टमर के हैं, लेकिन ये अभी फर्म की कस्टडी, फर्म के दराज में थे और डायरेक्ट मिलते हैं। लेकिन सुन लें, इन दोनों में फर्क करने की कोई वैलिड रीजन नहीं थी। क्यों? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। दोनों का ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट सेम हो तो फिर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? वो आपने सुना होगा, लतीफा बड़ा मशहूर है, ये पूरा याद भी नहीं है। मुसाफिर जाता है किसी चरवाहे से, उसके पास 2 बकरियां होती हैं, कहता है कौन सी वाली ये तुम्हें, हाँ काली वाली या वाली है? दोनों में जब कंक्लूजन सेम ही होता है, दोनों में कंक्लूजन सेम ही होता है। जैसे वो पूछे कि जी कौन सी वाली प्यारी है, वो पूछे किसके बारे में पूछ रहे हो, काली वाली के सफेद वाली? और काली वाली दूध देती है, अच्छा, और सफेद वाली वो भी दूध देती है। तो जब फैक्टर सेम हो जाए तो फर्क करने की जरूरत तो नहीं ना होती। मेन पॉइंट क्या है, और भैया जब दोनों सूरतों में फैक्ट एक ही है कि फर्म लायबल है, तो ये दोनों केस अलग अलग करने की क्या जरूरत थी? तो चलो कर दिया, अच्छी बात, हमें कोई इतराज नहीं करना, हमारे रटे वाला पॉइंट बन जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे हमें। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे कस्टमर से डायरेक्ट पैसे लें, उसके लिए भी फर्म लायबल है। पार्टनर ने कस्टमर से डायरेक्ट पैसे लिए, उसके लिए भी फर्म लायबल। और पार्टनर से डायरेक्ट नहीं, पैसे किसी और ने लिए, पार्टनर रात को आया, दराज खोला, पैसे पड़े थे, जेब में डाल के निकल गया, इसके लिए भी, ये भी कस्टमर का ही पैसा है, फर्म लायबल। यानी डायरेक्ट ले या इनडायरेक्ट, फर्क कोई नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? अब दूसरी बात समझ आई, पहली भूल गई, नहीं भूल गई। पहली बात में क्या पढ़ा था हमने कि फर्म के एक्ट के लिए, इसकी क्या मिसाल आपने ज़हन बनानी है? फर्म ने लोन लिया बैंक से, तो पार्टनर पे करेगा। अच्छा, ये लायबिलिटी के 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। इसका मतलब क्या है? कोई भी पार्टनर पूरी अमाउंट पे करने के लिए लायबल है। और दूसरा पॉइंट क्या है? अगर पूरी अमाउंट पे करता है तो प्रोपोर्शनेट शेयर दूसरे पार्टनर से रिकवर करवाएगा। ये है पहली वाली 30 के साथ क्या एग्जांपल फिट करनी है आपने? बैंक से लोन लिया। दूसरी वाली के साथ क्या एग्जांपल फिट करनी है? दूसरी वाली क्या है?
फर्म्स लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी आर, नहीं दूसरी वाली थी रॉन्गफुल एक्ट वाली। रॉन्गफुल एक्ट वाली क्या एग्जांपल थी कि भैया उसने सफाई ठीक नहीं की, पैसे लेके नहीं भागा। ये रॉन्गफुल एक्ट वाली एग्जांपल है दूसरी कैटेगरी। रॉन्गफुल एक्ट में उसने गलती की थी, क्या सफाई ठीक नहीं की थी फर्श की, फर्श गीला था, कस्टमर आया उसकी टांग टूट गई। रॉन्गफुल एक्ट है पार्टनर का, क्या फर्म लायबल है? फर्म ने तो उसको ऑपरेशन के पैसे दे दिए, अब फिर ये तो आउटसाइड थर्ड पार्टी को, अब विद इन दी फर्म क्या होगा? पार्टनर को उसका। ठीक है। तीसरा केस कौन सा है? फर्म्स लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी आर प्रॉपर्टी, कि पार्टनर कोई चोरी चकारी करे, फ्रॉड करे, क्या करे? चोरी चकारी करे। ऊपर रॉन्गफुल एक्ट वाला कौन सा केस था? गलती हो गई उससे पार्टनर। ये कौन सा केस है? चोरी चकारी करे, हेर फेर करे, फ्रॉड करे, तो उसके लिए भी फर्म लायबल, फर्म भरेगी, लेकिन विद इन दी फर्म ये पार्टनर कंपनसेट करेगा। इसमें क्या एग्जांपल आपने रखनी है कि कस्टमर से पैसे लिए और दुबई निकल गए, कस्टमर से पैसे लेके जेब में डाले और दुबई। एक पार्टनर, 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने कस्टमर से एडवांस पकड़ा, दुबई निकल गया, क्या फर्म लायबल है ये एडवांस सेटल करने की? ये कौन से वाला केस होगा? फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर लायबल है, ये वाला केस होगा, या कि रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर्स के लिए फर्म लायबल है, ये वाला केस होगा, या मिस एप्लीकेशन? तीनों केसेस फर्क है। अब एग्जाम में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देंगे तीनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन डन इंशाल्लाह। नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ नोटिस एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पार्टनर। अच्छा मुझे ये बताइए, एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर हैं, 2 एक्टिव है, 1 साइलेंट है। पहले नोटिस फिर रिप्रेजेंटेशन, पहले नोटिस फिर नोटिस वाला पॉइंट क्या है? फर्म के 2 एक्टिव पार्टनर है, 1 स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर आपका घर में सोया पड़ा होता है। नोटिस इशू करना है, लीगल नोटिस। मैंने बताइए एक्टिव पार्टनर को इशू करूं या स्लीपिंग पार्टनर को, या जिसको मर्जी कर ले, सारे पार्टनर बराबर है? एक्टिव पार्टनर को, ये याद रखें। डन। तो जब आपने फर्म को नोटिस इशू करने हैं, किसके नाम पे इशू करने हैं? पहला असूल है। दूसरा असूल, एक्टिव पार्टनर ने भी, इस भाईजान को मैंने एडवांस दिया था, ये जुआ लगा के हार गया, अब ये मुझे पैसे वापस नहीं करा, टाल मटोल कर रहा है, तो अब मैंने आके 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर, 2 स्लीपिंग कोई नहीं है, मैंने अब नोटिस देना फर्म को कि भाईजान मेरे साथ जाती हुई है, मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाए जाए। ये नोटिस, ये मिस्टर ए मिस्टर बी, फ्रॉड किसने किया है? ए ने। ए को ही मैंने नोटिस दे दिया। लॉ कहता है नोटिस टू पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू फर्म। आपने किसी पार्टनर को नोटिस दे दिया मतलब फर्म को नोटिस दे दिया। अज्यूम किया जाएगा सारे पार्टनर को नोटिस मिल गया, लेकिन इसकी शर्त है, 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है? नोटिस एक्टिव पार्टनर को दिया जाए, और दूसरी शर्त, अगर ये किसी पार्टनर के फ्रॉड वगैरह से रिलेट करता है तो जो फॉल्टी पार्टनर है उसको नोटिस नहीं देना, दूसरे को देना। और बड़ी लॉजिकल बात कर रहा है, समझ आई कि नहीं आई? पार्टनरशिप को नोटिस देना किसको देना चाहिए? एम्प्लॉय को के पार्टनर को? कौन से पार्टनर को? एक्टिव। और किसको? जिसने जुल्म किया हमारे साथ उसको नोटिस दें? नहीं। किसको? जिसकी शिकायत करनी है वो उसी से थोड़ी करनी है, जिसकी शिकायत करनी है वो किसी दूसरे से करनी है। ये नोटिस वाली बात समझ आई? नोटिस गिवन टू एन एक्टिव पार्टनर इज ट्रीटेड एज नोटिस टू फर्म इफ इट रिलेट्स टू फर्म्स बिजनेस, यानी फर्म से उसके अपने जाती मामलात से रिलेटेड ना हो। ये ना हो उसका किराएदार के साथ झगड़ा चल रहा है तो उसके पार्टनर के किराए का कोई मसला आ गया, नहीं। ये नोटिस किस मैटर का हो? फर्म के बिजनेस से रिलेटेड हो, पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड। और दूसरा क्या है? पार्टनर रिसीविंग द नोटिस इज नॉट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड। जिसने फ्रॉड किया है उसी को नोटिस, वो तो छुपा लेगा। ये नोटिस वाली बात समझ आई आपको? नोटिस वाली बात समझ आई तो साथ ही क्या हुआ भला? पिछली बातें भूल गए। याद है तो बताइए, लायबिलिटी, पार्टनर और फर्म की लायबिलिटी का पहला रूल क्या है? फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर लायबल है। दूसरा पॉइंट, पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए फर्म लायबल है। तीसरा पॉइंट, पार्टनर की मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्लीकेशन मनी के लिए फर्म लायबल है। डन।
फिर इसके बाद दो मजीद पॉइंट्स है, एक नोटिस वाला है, एक रिप्रेजेंटेशन वाला है। नोटिस वाला पॉइंट क्या है? एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया जाएगा, जूम किया जाएगा, सारी फर्म को नोटिस मिल गया। शर्त क्या है? नोटिस फर्म के मामलात का हो, बिजनेस का हो, उसके जाती बिजनेस का ना हो, किसी पार्टनर के, और जिसने फ्रॉड किया उसको नोटिस नहीं देना। एक्टिव पार्टनर को नोटिस देना और जिसने फ्रॉड किया उसको नहीं, किसी और को देना। तो फर्म के मामलात का नोटिस होना चाहिए, किसी की जाती जिंदगी के मामलात का नोटिस नहीं होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ 302 का भी केस चल रहा है, फर्ज करें पार्टनर के खिलाफ, उसका नोटिस आया, क्या वो फर्म का नोटिस समझा जाएगा? नहीं। क्यों भला? वो फर्म के बिजनेस से रिलेट नहीं करता, उसके पर्सनल मैटर से रिलेट करता। डन। अब रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट देना। रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट बाय पार्टनर। नई दुकान खुली, 3 पार्टनर्स थे, शवारमा बेचते थे, सस्ता तरीन शवारमा, 50 रुपए में वाकई बड़ा शवारमा, 50 रुपए में वाकई बड़ा शवारमा। मेंढक नहीं भाईजान, मेंढक पकड़ा इतना आसान काम नहीं है, भूल जाए 50 रुपए में मेंढक मिला, गधे का है। मशहूर ये रूमर्स ये आगे मार्केट में कि भैया इनके शवारमा में तो गधे का गोश्त होता है, जबकि होता भी है। सवाल ये है, अगर शाम को एक पार्टनर आए, सारे बाजार के सामने कहे हाँ हाँ बेचते हैं हम गधे का गोश्त, हाँ हाँ हम बेचते हैं, वाकई ये बात ठीक है कि हमारे शवारमा के अंदर गधे का गोश्त शामिल होता है, लेकिन क्या करें, इसके बगैर बिजनेस नहीं चलता। 50 रुपए में तो चिकन छोड़े, वो कोई वेजिटेबल किस्म का शवारमा भी नहीं तैयार होता। बाकी 2 पार्टनर्स कह रहे हैं नहीं 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 ये सही नहीं कर रहा। सवाल सिंपल ये है, क्या पार्टनर के इस एतराफे जुर्म को सबूत के तौर पे अदालत में पेश किया जा सकता है कि नहीं? पार्टनर का इस स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कौन सी है? फर्म के बिजनेस के बारे में। मुझे बताया पार्टनर को बिजनेस के मामला का पता होता है कि नहीं? तो पार्टनर अगर कह रहा है कि बिजनेस में कोई गड़बड़ हो रही है, उसकी इस स्टेटमेंट को एज एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसने केस जाके ये नहीं कहा कि मेरी लायबिलिटी सेटल करता हूं, चल रहा कंपेटिटर के साथ केस सेटल करता, ये नहीं, केस सेटल नहीं किया। आपके में इम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला बात आ रहा है कि एक सिंगल पार्टनर जो है वो केस लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, वो सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा है बिजनेस के बारे में। क्या इस स्टेटमेंट को एज एविडेंस माना जाए कि ना? लॉ ये कहता है अगर तो स्टेटमेंट बिजनेस के मामलात के बारे में, तो याद रखें पार्टनर की स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये माना जाएगा वाकई बिजनेस में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एक पार्टनर ने कह दिया। पार्टनर जिस पोजीशन में होता है बिजनेस के मामलात का अंदाजा होता है एक्टिव पार्टनर को। तो यही वो बता रहा है रिप्रेजेंटेशन। एनी स्टेटमेंट एडमिशन का मतलब वो कोई एडमिट कर ले, मान ले। एनी स्टेटमेंट और एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर बाइंड्स द फर्म, यानी वो समझा जाएगा फर्म ने स्टेटमेंट दिया है। इफ इट रिलेट्स टू फेज ऑफ द फर्म, अगर ये फर्म के मामला से, और इट इज मेड ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी वो फर्म के हवाले से, फर्म के मामलात के हवाले से हो, तो फिर उस स्टेटमेंट को समझा जाएगा जैसे फर्म ने खुद मान लिया है। पार्टनर ने मान लिया तो मतलब फर्म ने मान लिया है कि वाकई गधे का, पकड़ दो सबको, पार्टनर को बांध लो। ठीक है जी। तो 3 पार्टनर हो, उनमें से 2 बेईमान हो, 1 ईमानदार हो, क्या वो ईमानदार बाकी सबको सजा दिलवा सकता है? स्टेटमेंट दे दो। कुछ समझ आया ये अथॉरिटीज? कोई मुश्किल तो नहीं था? सारी घुमा फिरा के ना एक ही बात निकलती है, क्या? फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर लायबल, पार्टनर के एक्ट्स के लिए। लेकिन हमने जिस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है उसी तरीके से याद करना है, एग्जाम में उसी तरीके से पूछेगा, हमने आंसर करना है। तो ये इन शॉर्ट ये रटे वाला पॉइंट है। समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए तो टेंशन नहीं लेनी। और की क्वेश्चन? कोर्ट प्रोसीडिंग और इसमें कैसे फर्क करेंगे? कोर्ट प्रोसीडिंग में तो कोर्ट प्रोसीडिंग में उसको सबूत के तौर पे प्रेजेंट करेंगे ना, ये एक सबूत होगा। नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है नहीं करेंगे क्या? एडमिट लायबिलिटी अगेंस्ट फर्म। हाँ नहीं, तो वो लायबिलिटी तो एडमिट नहीं ना कर रहा,
वो तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट है। लायबिलिटी तो एडमिट नहीं कर रहा कि मैं इतना पैसे दे दूंगा, कोर्ट में जाके ये कह रहा है कि मैं हर्जाना दे दूंगा। लायबिलिटी एडमिट करने का मतलब है ये कमिट करना कि हम सर 10 लाख रुपया दे देंगे, हम 20 लाख रुपया दे देंगे। वो ये नहीं कह रहा, वो बिजनेस के बारे में एक बात बता रहा है। वो कह रहा जी हम अपने बर्गर में फीम डालते हैं, चर्च डालते हैं, क्या इसको मान लिया जाए, मतलब एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता। चलिए ये था आज का लेक्चर, थोड़ी सी ड्यूरेशन कम है, कल इंशाल्लाह इसको एडजस्ट करेंगे हम ड्यूरेशन को, ठीक है जी। जुम्मा है ना, अभी थोड़ी देर में नमाज होने वाली, आधे घंटे से भी कम वक्त रह गया। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कसर रह गई है, कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कल डिस्कस करने हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।